जय हिंद। सभी प्रिय साथियों को प्यार भरा नमस्कार। कैसे हो? उम्मीद करूंगा सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम पढ़ रहे थे प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास में मौर्य काल पढ़ रहे थे। देखो, आपकी थोड़ी सी शिकायत होगी कि सर आपने इतने दिन बाद क्लास ली है, तो मैं भी मानता हूँ, क्षमा चाहूँगा इससे आपके लिए, क्योंकि क्या था कि थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी पिछले 3-4 दिनों से, इसलिए कंटिन्यूटी क्लास नहीं ले पाया। अब कुछ के मन में जाता होगा कि सर हमें अधूरा छोड़ के जाएंगे, पूरा नहीं करवाएंगे, तो ऐसी बात नहीं है, मैं कंप्लीट करवाऊंगा आपको, नो टेंशन। अगर हमारी बीच में कोई कारणवश 2-3 दिन क्लास नहीं होती है तो आप पीछे वाला रिवीजन कर लिया करो। उससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। उससे आपकी जो देखो ज़्यादा रिवीजन होगा, जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे इतना ज़्यादा कंटेस्ट हमें होगा। फिर एक दिन ऐसा आएगा जब आप जैसे ही कोई आपसे कोई उत्तर प्रश्न बोलेगा और उत्तर पूछेगा तो आप हिचकाओगे नहीं, बिल्कुल जल्द और सरल तरीके में उसका उत्तर दे दोगे। क्योंकि जितना अभ्यास इस मैटर को, इस कंटेंट को बिखेरे नहीं, इसको समेटें, इसको जितना इकट्ठा करोगे एक जगह पर उतना उतना ही हमें क्या है, फ़ायदा देगा। ठीक है, तो सभी को गुड मॉर्निंग एवरीवन। और यहाँ आज एक मोटिवेशन लाइन के साथ क्लास शुरू करते हैं। अगर किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। बिल्कुल सही बात है। किसी चीज़ को अगर हम शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात उसे बनाने में लग जाती है हमारा। तो इसकी जो पीडीएफ है, जो भी करवाऊँगा, ये टेलीग्राम चैनल जीके बाय अजय सर पर मिल जाएगी। अब आपको सर्च मारने से नाम नहीं मिलता है तो यूट्यूब के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, उसके अंदर जाना, लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो आइए हम आरंभ करते हैं मौर्य काल को। मौर्य काल की हमने अनेक बातें की थी। आज मौर्य काल के अंतर्गत हमें पढ़ना है मौर्यों का प्रशासन। क्या पढ़ेंगे आज हम? मौर्य का प्रशासन। तो देखिए, मौर्य का जो प्रशासन है, पहले तो इस पर चर्चा करते ही है क्या। देखो, कोई भी चीज़ है, कोई भी सभ्यता है, कोई भी वंश है, उसे चलाने के लिए एक प्रशासन की आवश्यकता जरूर होगी। जी सर, होगी। प्रशासन की आवश्यकता होगी तो यहाँ श्योर सी बात है, यह मौर्य एक वंश था, यह एक राजवंश था, इसको चलाने के लिए भी एक प्रशासन। अब कहोगे आप सर प्रशासन का मतलब क्या होता है? देखो, जैसे आज जो वर्तमान का भारत है, इस ये भी कोई ना किसी प्रशासन की देखरेख में चलता है या नहीं है? यानी इसमें प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है, उसकी मंत्री परिषद किए जाते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति क्यों नियुक्त किए जाते हैं? क्योंकि हमारे भारत का संचालन सही ढंग से किया जा सके। इसीलिए मौर्य प्रशासन। अब कोई एक राजा है, अब यहाँ मान लो हमारे राष्ट्रपति है, क्या राष्ट्रपति हर काम कर लेंगे? क्या राष्ट्रपति गांव गांव जाकर देख लेंगे कि क्या समस्या लोगों के? नहीं सर। तब प्रशासन का मतलब ये कि राष्ट्रपति ने कुछ और नीचे और व्यक्ति को रखा, इन्होंने कुछ और व्यक्ति को, इसने और व्यक्ति को, ऐसे करते करते सरपंच तक बातें आई। तो यही है प्रशासन का तात्पर्य। प्रशासन के अंदर हम देखो क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे इसका सामान्य परिचय, उसके बाद हम देखेंगे न्याय व्यवस्था, फिर मौर्य प्रशासन में देखेंगे हम गुप्तचर व्यवस्था, नंबर 4 पे हम देखेंगे सामाजिक व्यवस्था, और नंबर 5 पे हम देखेंगे आर्थिक व्यवस्था। चलो आगे हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सामान्य परिचय के बारे में। तो आइए जानते हैं सामान्य परिचय के बारे में। देखिए, सामान्य परिचय की अगर मेरे प्रिय साथी बात की जाए तो सुनना ध्यान से और समझना मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन। सामान्य परिचय में जो था, सर्वाधिक राजकीय नियंत्रण जो था वो किस पर था? निर्भर अर्थव्यवस्था पे। सर्वाधिक राजकीय जो नियंत्रण था वो अर्थव्यवस्था पर आधारित था। उसका पूरा का पूरा जो नियंत्रण था वो किस पर था? अर्थव्यवस्था पर, यानी इकोनॉमिक्स पर। चाणक्य ने अर्थशास्त्र के अंदर राज्य के 7 अंग बताए। कितने? सप्तांग। चाणक्य ने अर्थशास्त्र ग्रंथ किसने लिखा था? चाणक्य ने। चाणक्य ने
अर्थशास्त्र ग्रंथ के अंदर 7 अंग बताए। ये क्या है मतलब है, कोई भी राज्य है वह तभी राज्य माना जाएगा जब ये 7 अंग उसमें शामिल होंगे, वह तभी राज्य माना जाएगा। अब इस राज्य को बनाने के लिए इसने कौन कौन से 7 अंग बनाए थे, देखो। इसने कहा कि एक राज्य के अंदर राजा होना चाहिए, अमात्य होना चाहिए, राष्ट्र होना चाहिए, दुर्ग होना चाहिए, सेना होना चाहिए, कोष, कोष का ये होते नहीं क्या, जिसे हम कहते हैं कोषाध्यक्ष, हाँ जी, कोष, और एक मित्र होना चाहिए। इसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ जो माना है वो किसे माना है, दुर्ग को, क्योंकि एक राजा दुर्ग के बगैर कुछ भी नहीं है। क्योंकि मान लो राजा पर आक्रमण होता है तो वो कहाँ छिपेगा, जंगलों में थोड़ा ना छिपेगा, या भी कोई आक्रमण करेगा या अपनी सेना को मजबूत करेगा तो कहाँ से करेगा, दुर्ग से करेगा, जंगलों में तो नहीं होती है। जी सर, तो सबसे जो सर्वश्रेष्ठ माना है वो किसे माना है, दुर्ग को। तो 7 कौन कौन से है, राजा, अमात्य, राष्ट्र, सेना, कोष, मित्र। ठीक है, तो ये आप याद रखना, ये राजा, अमात्य, राष्ट्र, दुर्ग, सेना, कोष, मित्र हो जाएंगे। अब देखो, मौर्य काल के अंतर जो मंत्री परिषद थी उसे परिषा कहा जाता था। हम क्या कहते हैं सर, हम तो मंत्री परिषद ही कहे, तो ये लोग जो थे वो क्या कहते थे, परिषा। तो अगर प्रश्न पूछ ले, देखो मान के चलना, मेंस की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है मौर्य वंश। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि मंत्री परिषद को किस नाम से जाना जाता था मौर्य काल में, तब आप बताओगे परिषा। इन मौर्य ने अपने प्रशासन को 2 श्रेणियों में रखा था, जिसमें प्रथम श्रेणी के अंदर 18 पदाधिकारी रखे थे। कितने पदाधिकारी रखे थे, 18। इन 18 पदाधिकारियों को तीर्थ भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, तीर्थ। तो तीर्थ क्या थे, अगर पूछ ले तीर्थ, तीर्थ बे ना कह दियो कि 4 जगह अपना तीर्थ है, नहीं। तीर्थ उन्हें माना है जो प्रथम श्रेणी के अंदर 18 पदाधिकारियों का समूह रखा था। अब ये 18 पदाधिकारी कौन हुआ करते थे वो आगे सारी चर्चा कर देंगे, कुछ याद कर लेना आप एग्जाम की दृष्टि से, वो लिखवा दूंगा मैं, टेंशन मत लेना, ठीक है। द्वितीय श्रेणी के अंदर 26 अध्यक्ष रखे थे। पहली श्रेणी में 18 पदाधिकारियों का समूह था। ये पदाधिकारी ये पद पर होते थे, और 26 क्या थे, अध्यक्ष। 18 पदाधिकारी थे, 26 क्या थे, अध्यक्ष। सिंपल। अब एक नाम आएगी, एक शब्द आएगा, उपदा परीक्षण क्या था। तो उपदा परीक्षण के अंदर, परीक्षण का मतलब क्या होता है, जांच करना। हाँ, तो उपदा का मतलब याद रखना कि मंत्री के चरित्र की जांच करना ही क्या कहलाता था, उपदा परीक्षण। उपदा परीक्षण क्या भाई, मंत्री के चरित्र की जांच करना ही उपदा परीक्षण कहलाता था। सबसे महत्वपूर्ण जो होता था वो मंत्री होते थे, और पुरोहित, पुरोहित जो पंडित वगैरह होते हैं उनको माना गया है। ये सिंधु सभ्यता में भी था, पुरोहितों की अधिक बाहुल्य थी। वैदिक सभ्यता आ गई, उसके अंदर भी ऐसे देखने को मिला। आप मौर्य काल पढ़ रहे हैं, यहाँ बस एक छोटी सी इकाई जोड़ी गई है, यहाँ पर मंत्री, या मंत्री व पुरोहितों को अधिक महत्वाकांक्षा दी जाती थी। सिंपल, याद हो गया जी सर। आइए, सिंपल था, बिल्कुल आसान है। अब मैं बताता हूँ आपको, ये जो 18 पदाधिकारी थे, 18 पदाधिकारियों में साम्राज्य प्रांतों में विभाजन था, जिन्हें चक्र या आहार कहा जाता था। 18 पदाधिकारियों को जो साम्राज्य था वो प्रांतों में विभाजित किया हुआ था, जिन्हें क्या कहा जाता था, चक्र, आहार। ठीक है, अब देखो कैसे प्रांत, जैसे मैं आपको बताऊं, 800 गांवों का जो समूह होता था उससे स्थानीय कहा जाता था। याद रखनी है, चारू विचारू, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है। 800 गांवों के समूह को स्थानीय कहा जाता था। 400 गांवों के समूह को द्रोणमुख कहा जाता था। 200 गांवों के 200 गांवों के समूह को खारटिका कहा जाता था, और 100 गांव के समूह को, देखो 100 को पकड़ो, संग्रहण कहा जाता था। सर इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी नहीं है। ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी, ग्राम। और इसका जो प्रधान था उसे क्या कहते थे, ग्रामीण। ये वैदिक सभ्यता में भी कहा जाता था, आप भी कहते हैं। वैदिक सभ्यता में भी सबसे छोटी इकाई क्या थी, कुल।
है ना, कुल के मुख्य क्या कहते थे, कुल, वो वाली बात है। सुनना मेरी बात ध्यान से। 800 गांव के समूह को स्थानीय स्थान 800 का, 400 का द्रोणमुख, 200 का खारवटिक। देखो ख ख इस तरह बना है ना, दो लिख रहा है तो याद रखना, खारवटिक 200, शहर संग्रहण 100। ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी जिसके प्रधान को ग्रामीण कहा जाता था। अब आइए हम देखें कि इनकी प्रांतीय व राजधानियां जो थी वो कितनी थी, 5। 5 इनके प्रांत थे और 5 ही क्या थी, राजधानियां। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न कैसे बनेगा, उत्तर में जो प्रांत था उसका नाम क्या है, उत्तर दिशा में जो राजधानी थी उसका नाम क्या है, दक्षिण में प्रांत, दक्षिण में राजधानी। यहाँ तक ये प्रश्न गया हुआ है। मध्य प्रांत का नाम क्या था मौर्य काल में। आइए सारी चर्चा कर लेते हैं। ये बात समझ में आ गई। 800 का स्थानीय, 400 का द्रोणमुख, 200 का खारवटिक, 100 का संग्रहण। ग्राम की सबसे छोटी इकाई ग्रामीण थी, सॉरी ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। आइए अभी मैंने क्या बताया, प्रांत एवं राजधानियां। अब प्रांत जो इधर वाला जो पोर्शन है, इधर वाला ये है प्रांत। अब सारे जितने भी लिखे गए हैं, जितने भी लिखे गए हैं, इधर की ओर जो लिख रखा है, इधर की ओर वो तो क्या है, प्रांत। और जो इधर की ओर लिखी है वो क्या है, राजधानी। सिंपल। हाँ तो देखिए, प्रांत, उत्तर दिशा में जो प्रांत था उसका नाम था उत्तरापथ, कोई दिक्कत नहीं है, नाम से स्पष्ट हो रहा है। दक्षिण दिशा में जो प्रांत था उसका नाम था दक्षिणापथ, कोई दिक्कत नहीं है। उत्तरापथ, दक्षिणापथ, ये दोनों सर याद है। हमें ऑप्शन आएंगे, अरे कर देंगे। उत्तरी प्रांत का नाम मौर्य प्रशासन में उत्तरापथ, दक्षिण का दक्षिणापथ। उत्तरी प्रांत की जो राजधानी थी उसका नाम था तक्षशिला। राजधानी क्या थी, तक्षशिला। दक्षिणी की सुवर्णगिरी। दक्षिण की जो राजधानी हुआ करती थी उस राजधानी का नाम क्या है, सुवर्णगिरी। अब आ जाइए पश्चिम दिशा में। पश्चिम दिशा की अगर हम बात करें तो पश्चिम दिशा में जो प्रांत था, इस प्रांत को अपने यू याद रखना, यूपी से याद रखोगे क्या भाई, यूपी से। सर कैसे याद करेंगे, देखो, ऊ से उज्जैन, पी से प्राची। सबसे पहले उत्तरापथ, दक्षिणापथ, कोई दिक्कत नहीं है, उत्तर दक्षिण हो गया। अभी ऐसे याद कैसे करने हैं, एक तरफ यू लिखेंगे, एक तरफ पी लिखेंगे, तो उज्जैन और प्राची। तो पश्चिम में उज्जैन और पूरब में प्राची। सिंपल, पैसे पूरा पैसे प्राची, वैसे क्लियर हो रहा है, ठीक है। अब इनकी राजधानी, इसकी राजधानी अवंती थी, इसकी राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र। प्राची पाटलिपुत्र कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पैसे प्राची पाटलिपुत्र। बस इधर याद रखना है, यू उज्जैन अवंती, उज्जैन अवंती। और मध्य की जो थी, मध्य, उसका नाम है कलिंग। कलिंग की राजधानी तोशाली। क्या नाम है, तोशाली। अब आपसे एक प्रश्न रहेगा, कलिंग की राजधानी जो तोशाली थी, कलिंग का युद्ध कब लड़ा गया है। वेट कर रहा हूँ, देखते हैं कौन पहले बताता है। और मेरी बात ध्यान से सुनो, आप क्लास को शेयर नहीं करते हो, अपने पास जितने भी ग्रुप हैं शेयर कर दीजिए, पूरा भारतीय इतिहास करवाया जाएगा। तो जितना ही देखो, ये होता है कि भाई मेरे को जैसे मनोबल आपसे मिलेगा तो ऐसे ही मैं क्लास से कंटिन्यूटी से और बोर्ड के ऊपर करना शुरू कर दूंगा। तो आप थोड़ा सा सहयोग दो अपनी तरफ से, बाकी बहुत सहयोग मिल रहा है। अभी तो शुरुआत की हमने, धन्यवाद सभी प्रिय साथियों को, दिल से धन्यवाद। सभी मेरे प्रिय साथी बहुत सहयोग कर रहे हैं। मेरे 3-4 दिन तबीयत खराब ही थे, अच्छा नोट्स भेजा, धन्यवाद उसके लिए, क्योंकि साथ साथ हमारी पढ़ाई भी निरंतर होती रही। ये आपका परिवार है, आप ही करवाओगे पढ़ाई सभी को, है या नहीं। आप पढ़ो भी गए और करवाओ भी गए, क्योंकि सीखेंगे और सिखाएंगे तभी ज़्यादा सीख पाएंगे। अकेले सीखने से भी कुछ नहीं होता, है या नहीं है जी। तो इतनी बात समझ में आ गई। प्रांत व राजधानियाँ कौन कौन सी है, उत्तरापंथ, दक्षिणपंथ। उत्तर दक्षिणी के लिए उत्तर की राजधानी तक्षशिला थी और दक्षिण की राजधानी सुवर्णगिरी। पश्चिम की उज्जैन प्रांत था, राजधानी अवंती थी। प्राची प्रांत पूर्व का था, पाटलिपुत्र राजधानी। कलिंग तोशाली ये मध्य की थी। सिंपल। चलिए आगे। अब हम देखेंगे इनकी जो न्याय व्यवस्था थी वो कैसी थी। तो न्याय व्यवस्था की अगर मेरे प्रिय साथियों बात की जाए तो न्याय 2 भागों में था, न्याय 2 थे। पहला था जिसका नाम था, न्यायालय का नाम था दीवानी। क्या नाम था, दीवानी। मशहूर मेरे इश्क की
कहानी हो गई, कहते हैं ये दीवानी मस्तानी हो गई। वाह, मस्तानी और दीवानी फिल्म अच्छी है, देखिए ना मूवी। बाजीराव मस्तानी है क्या, मराठा थे और विंध्याचल की थी हमारे मस्तानी। बहुत अच्छी स्टोरी है मूवी, कभी समय मिले तो सुननी, इसमें पढ़ने के बाद कभी फ्री हो तो देख लेना। ऐतिहासिक फिल्म है, देखनी चाहिए। देखो, पहला जो न्यायालय था उसका नाम था दीवानी। यहाँ पर व्यवहारिक मामले जो थे उसकी देख रेख होती थी। व्यवहारिक मामलों को कहाँ रखा जाता था, दीवानी में। दूसरा था फौजदारी। फौजदारी को प्रदेष्टा भी कहा जाता था, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका नाम याद रखना। फौजदारी को क्या कहा जाता था, प्रदेष्टा। फौजदारी को परदेष्टा भी कहा जाता था, ये भी याद रखोगे। चोरी व लूट के मामले को क्या कहा जाता था, साहस। चोरी व लूट के मामले को क्या कहा जाता था, साहस। इनको जो है वो कहाँ पेश किया जाता था, दीवानी में। चोरी व लूट के मामले जितने भी हुआ करते थे उन्हें दीवानी के अंदर पेश किया जाता था, ये बात आप याद रखना। भयंकर खतरनाक अद्भुत बात है। तो याद रखोगे, चोरी व लूट के मामले को साहस कहते थे, इन्हें दीवानी में पेश किया जाता था। सिंपल, यस सर। अब बात करें गुप्तचर व्यवस्था की। तो गुप्तचर व्यवस्था के अंदर देखें तो गुप्तचर संस्था थी, एक स्थान पर रहकर कार्य करने वाले को कहते थे। गुप्तचर संस्था क्या है, एक स्थान पर रहकर जो कार्य करते थे उन्हें गुप्तचर संस्था कहते थे। जब ये गुप्तचर संचार का मतलब क्या होता है, एक सेकंड दोस्तों, एक सेकंड चालू रहे। एक सेकंड मेरे प्रिय साथियों। हाँ, गुप्तचर जो संस्था थी, संचार का मतलब क्या होता है, संचार का मतलब ये होता है कि भ्रमणशील गुप्तचरों को ये जो थे गुप्तचर, ये भ्रमणशील होते थे। देखो, अब गुप्तचर ये खोली क्यों थी, पहले तो ये बात रखो। ये प्रशासन के लिए खोली, प्रशासन की देख रेख के लिए। यानी संस्था वो होती थी, यह एक स्थान पर रहकर कार्य करती थी। यानी मतलब ये जो होते थे गुप्तचर संचार वाले, ये घूम फिर कर लाते थे कि साम्राज्य में इस चीज़ की कमी है, इस चीज़ का अभाव है, तो इसकी सारी जो व्यवस्था कराती थी वो ये, क्योंकि इनका काम होता था बैठ के कार्य करना, सारी यही कार्य करवाती थी। ये ब्राह्मणशील थे, ये घूम घूम कर देखते थे कि बाजार प्रणाली कैसे चल रही है, क्या कोई घाटे वगैरह कमी तो नहीं कर रहा है माल वाल देने में। तो उस तरह से ये भ्रमणशील थे। गुप्तचर संचार का मतलब क्या होता है, घूमना। तो याद रखो, इधर उधर जाते हैं हम संचार से। तो गुप्तचर संसार का मतलब होता है ये भ्रमणशील गुप्तचर थे। संस्था का मतलब संस्था, एक स्थान पर रहकर कार्य करते थे। जो अंगरक्षक महिलाओं होती थी उन्हें समारानुरागिनी कहा जाता था। महिला अंगरक्षिकाओं को क्या कहा गया है, समारानुरागिनी। समारानुरागिनी किसे कहा गया है, महिला अंगरक्षिकाओं को। तो ये बात आप याद रखना, जहन में रख लेना, इम्पोर्टेंट है। थोड़ी तकलीफ होगी, थोड़ा अद्भुत लगेगा, क्योंकि ये है ही थोड़े से इसमें जो लैंग्वेज बिल्कुल आसान है वैसे देखा जाए तो। देखो, नाम से स्पष्ट हो रहा है, गुप्तचर संस्था स्थान पर रहकर कार्य करना। संचार मतलब घूमना, घूमकर। महिला अंगरक्षिकाओं को समारानुरागिनी कहा जाता था। थोड़ा तबीयत खराब है, फिर भी क्लास मन नहीं लग रहा था आपके बगैर, सोचा क्लास लेने जाएं, है ना, इसलिए आ गए। तो अब देखिए अब देखेंगे इनकी जो सैन्य व्यवस्था थी वो कैसी थी। तो सैन्य व्यवस्था में मैक्सनीज की पहले चर्चा करें। मैक्सनीज इंडिका पुस्तक में बताया है कि सैन्य जो प्रशासन था उसके 6 समितियों द्वारा देखा जाता था। इसके लिए कितनी समितियों का गठन किया गया था, इसके लिए 6 समितियों का गठन किया गया था। यानी मैक्सनीज ने इंडिका पुस्तक में क्या कहा है कि मौर्य की सैन्य व्यवस्था देखने के लिए 6 समितियों के देख रेख में किया जाता था। यानी 6 समितियों का गठन किया गया था। इस प्रत्येक समिति में कितने सदस्य होते थे, 5 सदस्य होते थे। तो कुल समिति में 6 समितियों में कितने हो गए, 5 6 30, तो कितने हो गए, 30, याद रखना।
सेना के 5 अंग हुआ करते थे, जिसमें हाथी वाली सेना भी होती थी, रथ होती थी, पैदल होती थी, असम यानी घोड़े वाली नौसेना भी होती थी। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, नौसेना के अध्यक्ष को नवाध्यक्ष कहा जाता था। सर नवाध्यक्ष में की न प्लस अध्यक्ष दीर्घ संधि नहीं, तो नौसेना के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? नवाध्यक्ष। मौर्य वंश का जो चिन्ह माना जाता है वो कौन सा माना जाता है? मौर्य। अब सर मौर्य क्यों मानते हैं? किसी मेरे प्रिय साथी ने मौर्य वंश शुरू में पढ़ा है, तो मैंने आपको चंद्रगुप्त की बात बताई थी। चंद्रगुप्त की जो माता थी उसका नाम था मुर्रा। मुर्रा अपने भाई के पास और चंद्रगुप्त के मामा के पास जंगल में रहा करती थी। मुर्रा जो थी यह एक बताते हैं यह शूद्र जाति के थे, शूद्र जाति। और ये जो शूद्र जाति के लोग होते हैं यह चंद्रगुप्त वैसे बाद में क्षत्रिय क्यों मानता है वो सारी लंबी स्टोरी वहाँ सारी मैंने बताई है क्यों। अब यहाँ मैं बताऊँगा पूरा, एक ये चल भी नहीं रहा क्योंकि यहाँ लिखा भी नहीं जा रहा हमसे, है ना। तो ये एक बोर्ड पे मैंने बताया, बोर्ड पे करवाया मौर्य वंश शुरुआती में, तो आप वहाँ देखना, ठीक है, क्योंकि अब यहाँ चला ही नहीं जा रहा, फिर खराब करने वाली बात है बीच में उठाकर, ठीक है। मौर्य वंश का चिन्ह क्या माना है? मोर। मैंने उसी समय बात बोली, आगे चिन्ह मोर रखा है, ठीक है। 18 तीर्थ मैंने बताया, 18 पदाधिकारी थे जिन्हें तीर्थ भी कहा जाता था। जी सर। अब उसमें से पहला जो पदाधिकारी या बीच वाला मान लो, इसमें ऐसे रखा तो गया नहीं है किसी श्रेणियों के हिसाब से कि पहले में इसे रखेंगे दूसरे में इसको रखेंगे, बस इसको याद रखना है। ये इसे क्या जैसे वन विभाग का जो पदाधिकारी होता था उसे क्या कहा गया है, तो याद ही रखोगे आप, आठवीं। वन विभाग का जो पदाधिकारी था उसे क्या कहा गया है? आठवीं। सेना का जो अंगरक्षक है उसे क्या कहा गया? अंतर्वशिक। सेना के अंगरक्षक को क्या कहा गया है? अंतर्वशिक। सेना के अंगरक्षक को अंतर्वशिक। अगर हम बात करें सीमावर्ती दुर्गों की रक्षा का, जो रक्षक है उसे क्या कहा गया? तो उसे कहा गया अंतपाल। ये नाम तो अरे राजस्थान में सुने हमने, तो इसे ही इसी तरह आप कंठस्थ करना है इनको, किसी तरह कोई भी फंडा बनाओ, कैसे ही ट्रिक बनाओ, लेकिन इसे दोस्तों याद करना तो पड़ेगा। और प्रश्न जरूर आएगा मौर्य के प्रशासन से, मान के चलना, मजाक में मत ले लेना, ठीक है। इनको आप नोट करो, अच्छी तरह से उतारो इसको बढ़िया तरह, ठीक है दोस्तों। सेना सामग्री जुटाने वाले दंडपाल। और आप कमेंट कर दिया करो कि आपसे किस तरह पढ़ा जा रहा है, क्या तकलीफ हो रही है पढ़ने में। अगर जिस तरह आपको हो रहा है तो हम कुछ उपचार करें, अपनी कोई मोटिवेशन वीडियो ले आएंगे, कोई तरीका ले आएंगे पढ़ने का, आया नहीं है कि इस तरह से इतिहास याद हो, मतलब कुछ ना कुछ। देखो कोई भी धरती के ऊपर है, कोई ना कोई चीज़ बढ़िया, पढ़ने के पढ़ाई का भी तोड़ है। कई कहते हैं मैं सुनो पढ़ाई को कोई तोड़ को नहीं भैया, तोड़ हर चीज़ का है। लोग फर्स्ट रैंक ऐसे ही नहीं मारते, अब उनके पास तोड़ आया तभी तो उन्होंने फर्स्ट रैंक मारी है। मास्टर ने याद किया हो जाए, बिन के पास तोड़ आया तभी तो उनको याद हुआ है। कोई भी मास्टर है दुनिया का, उसे याद क्यों होता है? बिन देखे क्लास में क्यों करवाए थे? क्यों? क्योंकि उनके पास तोड़ है इन चीज़ों का। लेकिन ज़रूरी ये नहीं है कि जो मास्टर है बिना देखा करवाता है वो सिलेक्शन देता है। देख के पढ़ाने वाला भी सिलेक्शन देता है, बिना देख के पढ़ाने वाला भी सिलेक्शन देता है। और आपको बताऊं कि घटिया से घटिया बुक पढ़ने पढ़ाने वाला भी सिलेक्शन देता है। सिलेक्शन वाली तो कोई दिक्कत है नहीं है श्योर बात है, ठीक है। अब देखिए बात करें दंडपाल। सेना की सामग्री जो जुटाने, सेना के अंदर जो भोजन सामग्री थी, XYZ सामग्री जुटाने वाला, नाड़ की साबन, चॉकलेट, चॉकलेट गुरुजी, चॉकलेट्स है कुछ बाद में बताऊंगा, कदे ऑफलाइन में बताऊंगा, यहाँ थे नहीं। हाँ, और दुर्गपाल, दुर्गपाल दुर्ग के प्रबंधक, प्रबंधक होता है मैनेजमेंट, मैनेजमेंट संभालता है जो वो होते हैं। और आपके SI के अंदर मैनेज प्रबंधन है, प्रबंधक है, एडमिनिस्ट्रेशन है, तो आप एडमिनिस्ट्रेशन ही पढ़ना है। मेरे को समय मिला तो मैं पढ़ा दूंगा एडमिनिस्ट्रेशन, मैंने पढ़ा हुआ है एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। मेरे को अब ये बोर्ड वाला, जैसे ही मैं यहाँ एक बार घर आया हूँ, जैसे ही जाता हूँ तो मैं क्या है कि आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। एक बार एरोप्लेन मोड लगा लेता हूँ, फिर एक डिस्टर्ब बहुत ज़्यादा होता है ना, पिताजी का फ़ोन था, ये ना समझो कि गौर का है, ठीक है।
दुर्गपाल, दुर्गों का प्रबंधक, दुर्गपाल। समाहर्ता, राजस्व का संग्रहण करता क्या कहलाता है? समाहर्ता। समाहर्त राजस्व का संग्रहण करता था, उसे क्या कहता? समाहर्ता। कोषाध्यक्ष को क्या कहते थे? संविधानता। मैं एक बार और बताता हूँ, ये फिक्स है प्रश्न, देखो कैसे बनेगा। या तो आपसे सुमेलित वाला पूछ लेगा, चार एक तरफ दे देगा, चार एक तरफ, इनको सुमेलित कीजिए, या तो इस तरह बढ़ जाएगा। या मेरे प्रिय साथियों, असत्य वाला कथन असत्य छाटिए, तीन तो एक जिस दे देगा, चौथे में अलग मिला देगा। तो मेरे प्रिय साथियों, इम्पोर्टेंट है, मौर्य काल जैसे ही समाप्त होता है, इसका हम एक अच्छा सा टेस्ट रख देंगे। जहाँ तक मेरा मानना, आपके लगभग मैक्सिमम परसेंट से चले जाएंगे। लगभग बिग टेस्ट रखूँगा, बड़ा टेस्ट रखूँगा, लंबा रखूँगा। सभी प्रिय साथी अच्छी तरह से पढ़ लेना। अभी बता रहा हूँ, मौर्य प्रशासन खत्म होते ही मैं मौर्य काल का टेस्ट लूँगा। आज शायद खत्म हो जाएगा, फिर इसके बाद हम वही पढ़ेंगे, कन्या वंश, शंख वंश, कुषाण वंश, सारे वो देखेंगे, मौर्य जो कह रहे थे। फिर इसके बाद विदेशी आक्रमण भी देखेंगे। सारी चीज़ें पढ़ाऊंगा, छोड़ूंगा एक भी नहीं, अच्छे लेवल से करवाऊंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है? हाँ जी, ऐसे नहीं है कि आपको ऑनलाइन ही करवा दूंगा सारा, तो ऑफलाइन। मेरा कोई रुपये कमाने का स्वार्थ नहीं है। रुपये क्या है, रुपये कभी कमा लेंगे, अभी तो दिलों पे राज करना है। ये मैं क्लास में ऑफलाइनों में भी बोला करता था, सबसे कम फीस में पढ़ाया हुआ है मैंने, बिल्कुल कम फीस में। जो मेरे प्रिय विद्यार्थी देख रहे हैं, कमेंट में बता दो कि कितनी कम फीस में पढ़ाया है। कम फीस में पढ़ाया था नहीं? हाँ या ना का जवाब दो, जो देख रहे हैं। जो बेचारे पढ़े नहीं तो उनको क्या पता है या नहीं है, क्योंकि रुपये कमाना कोई अर्थ स्वार्थ नहीं है, रुपये कभी कमा लेंगे, है ना? तो ये चीज़ है। तो आठवीं वन विभाग का जो वन विभाग की देखरेख, आठवीं अंगरक्षक, सेना का जो अंगरक्षक होता है उसे अंतवर्षिक। समावर्ती दुर्गों का रक्षक क्या कहलाता था? अंतपाल। अंत मतलब अंतिम, अंतिम सीमा की रक्षा करता था वो अंतपाल। दंडपाल, दंड सामग्री जुटाता था। दुर्गपाल, दुर्ग का प्रबंधक। समाहर्ता, राजस्व का संग्रहण करता, संविधाता। कोषाध्यक्ष को क्या कहा जाता था? संविधाता। सिंपल जी सर। आइए सामाजिक व्यवस्था इनकी जाने। सामाजिक व्यवस्था की अगर हम बात करें तो समाज जो था वो कितने वर्णों में बटा था? 4 वर्णों में था। ये क्या 4 वर्ण है? देखो, आप सभी मेरे प्रिय साथियों ने नाम सुना होगा ऋग्वेद का। ऋग्वेद के अंदर 10 मंडल है, मंडल पे कोनी बीडियरा है नहीं, हाँ गुरुजी, 10 मंडल है, 1028 सूक्त है, 10,462 ऋचाएं हैं। इसके 10वें मंडल में उल्लेख है पुरुष सूक्त का। 10वां मंडल किसका है? पुरुष सूक्त का। और इसी पुरुष इसी सॉरी पता नहीं क्या हो गया, तबीयत बहुत खराब हो गई, पहले कभी हुई नहीं तबीयत खराब हुई। तो पुरुष सूक्त के अंदर बात करें तो इनके मुख से जो जाति निकली उसका नाम था ब्राह्मण। भुजाओं से जो जाति निकली उसका नाम था क्षत्रिय। जांघों से जो जाति निकली थी उसका नाम था वैश्य। चरणों से जो जाति निकली उसका नाम था शूद्र। तो इसका जो समाज था वो कितने भागों में बटा था? 4 भागों में, 4 वर्णों में विभक्त था। मैक्सनीज ने भारत समाज को 7 जातियों में बांटा है। कितनी जातियों में बांटा है? 7 जातियों में। मैक्सनीज ने भारतीय समाज को 7 जातियों में बांटा है। इसमें गायक व नर्तक, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, याद कैसे करना है बताऊँ। गायक व नर्तक जो पुरुष होते थे उसे रंगोपजीवी कहा जाता था। गायक व नर्तिका जो पुरुष होते थे उसे क्या कहते थे? रंगोपजीवी। अब देखो जी, अपना गायक हो तो आप गायक ने गायक ही बोला, नर्तक हो तो बिना नर्तक ही बोला। लेकिन गायक और नर्तक को मौर्य काल के अंदर क्या बोला जाता था? रंगोपजीवी। महिला को कहा था रंगोपजीवनी। वो जीवियो और जीवनी, जीवनी महिला थी क्योंकि स्त्रीलिंग लग गया लास्ट में, नी जीवनी, है ना? तो महिलाओं को, और रंगोपजीवी, तो ये भी याद रखोगे, ठीक है? गायक व नर्तक पुरुष को रंगोपजीवी कहा जाता था, महिलाओं को रंगोपजीवनी
जीवनी कहा जाता था। देखो दोस्तों, आवाज़ कम आ रही है तो क्षमा चाहूँगा, शेद प्लीज़ आप समझो मेरी तकलीफ़ को। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, आपको कमेंट करके बताओ, मैं देख रहा हूँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। और एक बार सेशन को शेयर नहीं किया तो मेरे प्रिय साथी शेयर कर दे रहे हो। जैसे लाइव आएंगे ऐसे ही थोड़ा सा मेरे को अच्छा लगता है, और तो क्या है या नहीं है। तो ये चीज़ है। कौटिल्य ने 9 प्रकार के दासों का उल्लेख दिया है, जबकि मैक्स ने कहता भारत में कोई दास प्रथा थी नहीं। कौटिल्य ने तो दास कितने प्रकार के बताए हैं? 9 प्रकार के। लेकिन मैक्स ने यही क्या बात बोलता है कि भारत में दास प्रथा का प्रचलन नहीं था। अब स्त्रियां जो उच्च वर्ग की होती थी उन्हें अस्काशिनी कहा जाता था। उन्हें क्या कहा जाता था? अनिष्कासिनी। और जो वेश्या प्रवृत्ति की होती थी उसे क्या कहा जाता था? रूपाजीवी। उच्च वर्ग की स्त्रियों को अनिष्कासिनी कहा जाता था और वेश्याओं को रूपाजीवी कहा जाता था। अब बात करें हम प्रवहन। प्रवहन क्या था? परिवहन नहीं है, प्रवहन है। प्रवहन किसे कहा था? सामूहिक समारोह। ये एक सामूहिक समारोह था, यहाँ खाने पीने की चीज़ों का इस्तेमाल होता था। यह एक सामूहिक समारोह था। प्रवहन क्या था? प्रवहन क्या था पूछ ले तो यह एक सामूहिक समारोह था। यहाँ पर खाने पीने की चीज़ों का इस्तेमाल होता था। जी पार्टी शाल्टी कहते हैं जिन्हें, वो पार्टी स्थल था ये। मैक्सनीज भारत में पूजा करते थे। ये उल्लेख मिला है कि यूनानी भारत में पूजा करते थे। शिव को क्या माना? डायनोसिस। मैंने प्ले लिस्ट में जाके देखना, धर्म करवाए, शैव धर्म, नाथ धर्म, सारे करवाए हुए हैं। उसमें बताया गया शैव धर्म में कि मैक्सनीज ने शिव को क्या कहा? डायनोसिस। जबकि कृष्ण को क्या कहा है? हेराक्लिज। शिव को डायनोसिस और कृष्ण को हेराक्लिज। शिव को क्या कहा है? डायनोसिस और कृष्ण को क्या कहा है? हेराक्लिज। तो आप ये बात याद रखना, बिल्कुल सिंपल। अब हम देखेंगे आर्थिक व्यवस्था। आर्थिक व्यवस्था में आपके सामने नाम सुनने को मिलेगा वार्ता। ये क्या है वार्ता? यही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कृषि, पशुपालन व व्यापार के सम्मिलित रूप को ही क्या कहा जाता था? वार्ता। इसमें कृषि भी हो, पशुपालन भी हो, व्यापार भी किया जाए, तो इस सभी के सम्मिलित रूप को क्या कहा जाता था? वार्ता। भूमि खेती की देवी को देवा मात सॉरी भूमि खेती देव, सॉरी इसमें थोड़ा सा ये देवी दूवी इसको काटना है, एक मिनट रुको। इसी तरह रखना, भूमि पर जो खेती होती थी उसके दो तरह से खेती होती थी। एक तो देवा मातृक। देवा मातृक यह वर्षा पर निर्भर खेती थी। जी हाँ, आप अपन पढ़ लिया बिरानी। बिरानी जो कृषि होती है, यानी कृषि टॉपिक पढ़ते हैं राजस्थान की जियोग्राफी के अंदर, तो कृषि के प्रकार में प्रय सुविधा अनेक प्रकार की कृषियाँ पढ़ते हैं। ऐसे ही बिरानी कृषि आती है। बिरानी कृषि का मतलब होता है जो पूर्णतः वर्षा पर निर्भर होती है ना। तो पूर्णतः वर्षा पर निर्भर होती थी, उसे क्या कहते थे? देवा मातृक कृषि। बात करें अदेवा मातृक, ये बिना वर्षा की खेती थी। ये वर्षा की खेती थी, ये अवर्षा की खेती थी, बिना वर्षा की खेती। सॉरी। उद्योग, सूती वस्त्र, नमक व जलयान। देखो उद्योग जो थे वो सूती वस्त्र के थे, नमक के थे, और यहाँ जलयान के भी देखने को अवशेष मिले हैं। क्योंकि जलयान के अवशेष कहाँ मिला? क्योंकि यहाँ पर प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह थे। पूरब में जो व्यापारिक बंदरगाह था उसका नाम क्या था? अगर आपसे पूछा जाए तो नाम याद रखो, ताम्रलिप्ति। पूरब में जो बंदरगाह था उसका नाम था ताम्रलिप्ति। पूरब में जो बंदरगाह था उसका नाम था ताम्रलिप्ति। पश्चिम में जो बंदरगाह था उसका नाम था ब्रिगु कच्छ। तो देखो याद रखोगे, व्यापारिक प्रमुख बंदरगाह जो पूरब में बंदरगाह था उसका नाम था ताम्रलिप्ति, और पश्चिम में जो बंदरगाह था उसका नाम था ब्रिगु कच्छ। तो मेरे प्रिय साथियों, हमने जितना मौर्य प्रशासन के अंदर देखा, मान के चलना एग्ज़ाम में यहाँ से आपके मैक्सिमम प्रश्न सही हो जाएंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ। थैंक यू, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और साथियों, आपको करना क्या है? अब इसकी जो PDF है अभी जस्ट अभी ही
मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगा। ये रहा अपने टेलीग्राम जीके बाय सर। ऐसे ना मिले तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देखना, आपको लिंक मिल जाएगा और वहीं क्या है आप उससे जुड़ जाओ। यही समय है सफलता की दास्तान लिखने का। इसी समय के अंदर किसी का नहीं सुना, कुछ भी कहें, हमें भी बहुत सुनने को मिलता है। तो कुछ भी कहें लोग, कुछ भी, किसी को अनदेखा कर देना है बिल्कुल। अगर आपके देखो लोग हैं जो मेरे साथ वाले थे वो बुराइयां भी करेंगे, कि जैसे जैसे आप पढ़ने लग जाओगे तो साथ वाले भी बुराइयां करने लग जाएंगे, लेकिन उन सभी को इग्नोर करते हुए हम आगे की ओर बढ़ेंगे और लक्ष्य के हासिल करके ही हम रहेंगे। तो मेरे प्रिय साथियों, जय हिंद। सभी को प्यार भरा नमस्कार। सभी मुस्कुराते रहिए और अपने माता पिताजी को मेरा नमस्कार देना। जय हिंद, वंदे मातरम।